Today I'll be talking about morphological productivity. I think that this is better that we need to familiarize ourselves with some of the key terminologies that are used in morphological productivity, and then we will be in a position to move in a detailed manner to morphological productivity. There are some of the terms that I would like to mention here, and then I will try to define them briefly and with the help of some examples. And I think that, and I hope that after listening to this lecture, you will be able to understand very easily what is morphological productivity that I will upload in the next lecture. So you know this thing very well that there are words in morphology, that is simple words and the complex words. सिंपल वर्ड्स कौन से होते हैं? इन दोज वर्ड्स विच कंटेन ओनली वन मॉर्फीम, दे आर कॉल्ड सिंपल वर्ड्स। ठीक है, इनको हम मोनोमॉर्फेमिक वर्ड्स भी कहते हैं, यानी सिंपल वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड मोनोमॉर्फेमिक वर्ड्स। जिनके अंदर सिर्फ एक मॉर्फीम होता है वो सिंपल वर्ड्स होते हैं। जैसे सादा सी मिसाल ले लेते हैं, खैट। अब खैट, द वर्ड कैट, इट इज़ अ सिंपल वर्ड और अ मोनोमॉर्फेमिक वर्ड यू कैन से। इन द सेम वे आगे हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स क्या होते हैं, या पॉलीमॉर्फेमिक वर्ड्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और पॉलीमॉर्फेमिक वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट कंटेन मोर देन वन मॉर्फीम। तो ये क्या कहलाते हैं? पॉलीमॉर्फेमिक और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। जैसे मिसाल के तौर पे देखें लफ्ज़ है कैट। अब कैट सिंपल वर्ड है चूँकि उसमें एक मॉर्फीम है, लेकिन जब हम कहते हैं कैट्स, एक कैट है और एक है। देखिए इसमें कैट एक फ्री मॉर्फीम है, और जो होता है एस हमने जो लिखाया है सफिक्स, ये एक बाउंड मॉर्फीम है। तो ये क्या होगा? ये कम्प्लेक्स वर्ड होगा। ठीक है, तो ये एक आपने जेन में रखना है। सबसे पहली बात ये है कि सिंपल वर्ड्स एंड द कम्प्लेक्स वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद देखें कि एक रूट होता है, एक बेस होता है, यानी इनको आमतौर पे स्टूडेंट गलत मलत कर जाते हैं, इनको आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसके दरमियान फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है, अब रूट क्या होता है? कि यानी रूट होता है कि द रूट, अ रूट, ठीक है, इज़ यू कैन से सब स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ल्ड। ठीक है, यानी अ रूट इज़ अ सब स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी यू कैन से डिवाइडेड। ठीक है, जिसको हम जो डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी रूट। मिसाल के तौर पे जैसे देखें, अब एक मूव है ना, लफ्ज़ मूव। अब मूव जो होता है एक रूट है। ठीक है, अब मूव को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इन द सेम वे इससे आगे अगर हम चलते हैं तो हम आगे देखते बेस क्या होता है। ठीक है, तो बेस जो होता है, बेस कैन बी डीकम्पोज, यानी बुनियादी जो फ़र्क होता है रूट और बेस के अंदर वो ये होता है कि रूट को हम डीकम्पोज नहीं कर सकते फर्दर, लेकिन हम बेस को डीकम्पोज कर सकते हैं। बेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? कि बेस कंसिस्ट ऑफ रूट एंड अ बाउंड मॉर्फीम टू विच फर्दर यू कैन से बाउंड मॉर्फीम कैन बी एडेड। ठीक है, एक बेस जो होता है, बेस का स्ट्रक्चर ये होता है कि उसके अंदर एक रूट होता है और रूट के साथ एक बाउंड मॉर्फीम लगा होता है। तो हम उसके अंदर एक और बाउंड मॉर्फीम लगा सकते हैं। जैसे देखें लफ्ज़ मूव जो होता है ना, मूव एक रूट है। ठीक है, अब मूवेबल जो होता है, मूवेबल क्या होगा? ये एक बेस होगा। ठीक है, अब हम इसके साथ इसको डीकम्पोज भी कर सकते हैं कि ये मूव है और एबल है, और इसके साथ हम एक और बाउंड मॉर्फीम भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखें इसमें हम इमूवेबल हम लगा सकते हैं। तो इमूवेबल किसकी मिसाल होगी? ये होगी इसकी बेस की मिसाल होगी। तो पहले तो चीज़ें ये क्लियर हमें करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे एक टर्म यूज़ होती है मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब देखें, एक तो होता है कि आम उसका माना होता है, एक होता है उसका खास मीनिंग होता है जो लिंग्विस्टिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी जो होता है ना कि इट इज़ जो वर्ड, कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स फॉर्म्ड थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। ठीक है, कैन बी इजीली सेगमेंटेड, यानी सादा सी बात आप ये समझ लें कि जिन अल्फाज को हम मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं ना कि मॉर्फोलॉजी के अंदर, उनको हम इजीली सेगमेंट कर सकते हैं। इजीली हम उनको दो टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। यानी सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि उसका जो फॉर्म और मीनिंग होता है उसके दरमियान एक बड़ा कोरिस्पोंडेंस होता है। ठीक है, इसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सादा सी बात है, देखिए लफ्ज़ है कैट। कैट्स बनाते हैं। ठीक है, अब कैट को हम जो है ना, वी कैन बी एबल टू सेगमेंट दिस वर्ड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, वन इज़ कैट एंड अदर इज़ एस। ठीक है, अब हम कैट के साथ जब एस लगाते हैं ज़ाहिर है उसका जो होता है वो उसका प्लूरल बन जाता है। इस तरह देखिए एक लफ्ज़ होता है हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए बनता है ना। यानी आप फिर दोबारा आप ये बात देख लें कि जो लफ्ज़ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं उनको हम ईज़िली जो होता है
उनके पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। और उसके आप देखें कि उसके जो जब हम पार्ट में तकसीम करेंगे तो जब उन दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे तो वो उसका एक ओवरऑल मीनिंग पैदा करेगा। जैसे देखिए लफ्ज़ है हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस को हम कर सकते हैं ना कि एक हैप्पी है तो एक नेस है। तो अब हैप्पी क्या था, एडजेक्टिव है, और नेस जब लगता है एक एडजेक्टिव के साथ लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी। ठीक है, तो क्या इसका मीनिंग बन गया ना। बिल्कुल इस तरह आप देखें कि लफ्ज़ होता है कॉमन। ठीक है, कॉमन। अब कॉमननेस, तो कॉमननेस का मतलब क्या होगा, द स्टेट ऑफ बीइंग कॉमन। ठीक है, इस तरह देखें कि लफ्ज़ होता है कैंडिड। तो कैंडिड के साथ हम कह सकते हैं कैंडिडनेस। तो नेस, कैंडिड प्लस नेस हम लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि यानी द स्टेट ऑफ बीइंग यू कैन से कॉमन। ठीक है, ये होता है ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। ये आगे भी आपको आएगा। आगे इसके ना एक उल्ट टर्म होती है, इसके उल्ट अपोजिट एक टर्म है, उसको हम कहते हैं लेक्सिकलाइजेशन। अब देखें जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए जो वर्ड्स बनते हैं ना, ठीक है, जो फार्म होते हैं तो उनको हम इजीली सेगमेंट कर सकते हैं। और जब हम सेगमेंट करते हैं तो उसको उसका जो इंडिविजुअल मीनिंग होता है ना वो एक उसके होल के मीनिंग देता है। ठीक है, अब जैसे मैंने मिसाल दी हैप्पी से, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी। अब इसके बाद अपोजिट का लफ्ज़ होता है लेक्सिकलाइजेशन। लेक्सिकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि द लेक्सिकलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, कि जिसके अंदर हम लफ्ज़ों को जो होता है ना तोड़ नहीं सकते। यानी लफ्ज़ों को जो वी कैन नॉट बी एबल टू ब्रेक द वर्ल्ड इनटू पीसेस, जहाँ ट्रांसपेरेंसी के अंदर हम उनको पार्ट्स में, पीसेस में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ होता है, इसे हम कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी लफ्ज़ है ना। अब देखिए अथॉरिटी को हम अगर हम कहें कि आथर और ETY, तो ये तो नहीं बनेगा ना, इसका मीनिंग कभी भी नहीं बनेगा। ज़ाहिर है आथर से हम अगर अथॉरिटी बनाएंगे तो बिल्कुल गलत मीनिंग पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अथॉरिटी होता है, ये किसकी मिसाल है, ये लेक्सिकलाइजेशन की मिसाल है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की मिसाल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आथर और ITY बनाने से जो होता है ना वो कभी भी वो मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, आथर का मतलब आपको पता है क्या होता है। ठीक है, इसके साथ देखिए लफ्ज़ होता है लोकेलिटी। अब लोकेलिटी देखिए लोकल और ITY अगर हम मिलाते हैं ना, लोकल और ITY, तो इसका मतलब लोकेलिटी कभी भी नहीं बनता। लोकल और होता है, ठीक है, तो लोकेलिटी एक और लफ्ज़ होता है। ठीक है, इस तरह लफ्ज़ ऑडिटी। ठीक है, तो ये होता है लेक्सिकलाइजेशन की मिसाल। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के बाद आपने देखा लेक्सिकलाइजेशन। ओके, अब इसके साथ एक इसकी अपोजिट टर्म होती है लेक्सिकलाइजेशन, और इसको होता है नॉन लेक्सिकलाइजेशन बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कंपोजिशनैलिटी। ठीक है, कंपोजिशनैलिटी का मतलब भी क्या होता है, कंपोजिशनैलिटी मीन कि एक लफ्ज़ को हम उसके पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, वो कंपोजिशनैलिटी होती है। तो लेक्सिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसे तकसीम नहीं कर सकते। बिल्कुल सादा सा बात है। ठीक है, जैसे हमने मिसाल दी कि हैप्पीनेस जो होता है कंपोजिशनैलिटी की मिसाल है, और फिर जो अथॉरिटी है वो एक उसे हम क्या कहते हैं, उसे उसे हम कहते हैं कि ये लेक्सिकलाइजेशन की मिसाल है। ठीक है, अब जैसे देखें लफ्ज़ है डिलाइट। डिलाइट आपने देखा। अब डिलाइट जो होता है ये इसको हम दो पार्ट्स में तकसीम कर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखें मिसाल, अब डी और लाइट के मीनिंग बनाने से इसका जो डी का मीनिंग लगाएं और लाइट का मीनिंग लगाएं तो कभी भी ये डिलाइट का मीनिंग नहीं बनेगा। तो ये भी लेक्सिकलाइजेशन की मिसाल है। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म होती है, उसे बोलते हैं यूज़फुलनेस। ठीक है, यूज़फुलनेस देखें, अब आप खुद देखते हैं कि हमें जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, हम जो कोई भी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उर्दू करते हैं या अंग्रेज़ी करते हैं, कोई भी ज़बान करते हैं, तो उसके जो स्पीकर्स होते हैं उनको नए नए अल्फाज की नई नई यानी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूज़फुलनेस कहते हैं कि हमें नए नए अल्फाज की नई नई टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, यूज़फुलनेस कहलाती है। ठीक है, आप खुद देखें ना कि अगर हम आज की अंग्रेज़ी की बात करें, ठीक है, कितने ज़्यादा वर्ड्स हैं जो अंग्रेज़ी के अंदर अब ऐड हो चुके हुए हैं, नए वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, जो जो इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो वो नए नए अल्फाज को वो बनाता जाता है। ठीक है ना, ये उसे यूज़फुलनेस कहते हैं। इसके बाद एक और लफ्ज़ होता है, टर्म होती है इसके अंदर, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बेस टाइप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बेस टाइप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बेस टाइप का मतलब होता है कि यानी डिफरेंट बेसिस अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जिनके साथ हम किसी अफिक्स को अटैच कर सकते हैं। अफिक्स का मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स होता है, आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बेस का मतलब ये होता है कि यानी बेस का अवेलेबल होना। ठीक है, ताकि उसके साथ अफिक्स को यानी फिक्स और प्रीफिक्स को अटैच करके नए लफ्ज़ बनाए जा सके। जैसे देखिए सादा सी मिसाल है, ये NESS नेस्ट है। ठीक है, अब नेस्ट एक अफिक्स है ना, यानी इसे हम क्या कहें, सफिक्स कहेंगे ना, सफिक्स, अफिक्स की दूसरी मिसाल सफिक्स। ठीक है, अब ये अवेलेबल है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये हम कहेंगे कि ये एक सफिक्स है। ठीक है, अब इसके लिए बेसिस अवेलेबल है ना, बहुत ज़्यादा बेस अवेलेबल है। जैसे देखिए हैप्पीनेस, कैंडिडनेस, ठीक है, ट्रूथफुलनेस। ठीक है, इस तरह मतलब कॉमननेस, इस तरह आप मतलब कहते हैं ओडनेस। ठीक है,
तो ये क्या होता है, ये आप देखें कि यानी ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेस टाइप, ठीक है, यानी ये हमने अभी तक हमने टर्मिनोलॉजी हमने देखी, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आएगी, वो आगे आपको मैं बताऊंगा, उसका नाम है कि हैपेक्स लेगमेनॉन, ठीक है, हैपेक्स लेगमेनॉन। यानी ये वो होता है कि ये ग्रीक वर्ड है असल में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यानी एक लफ्ज़ जो होता है ना, जब वो एक बार इस्तेमाल हुआ हो ना, तो उसको हम कहते हैं हैपेक्स लेगमेनॉन, ठीक है। तो इसको मैं आगे जब आप मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के ऊपर जब हम बात करेंगे आगे, तो इसको मैं फिर डिटेल के अंदर इन टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।